तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन आवर ऑफ रिप्रोडक्शन। खोलते हैं खजाना रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन का। क्या क्या क्वेश्चन है सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे और होमवर्क भी उसका दूंगा। और हमने जो ग्रोथ का दिया था होमवर्क उसका भी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स बिकॉज। क्यों है रिप्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? डिफाइनिंग नहीं है लेकिन एक कैरेक्टर है, हमने बताया था। फर्स्ट ऑप्शन ए है, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। यह क्या करता है? इंक्रीज करता है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन बाय रिप्लेसिंग द डेड मेंबर्स। रिप्लेस करता है डेड मेंबर को और विथ द न्यू वंस। इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीशीज। सी पे है, इट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशंस इन स्पीशीज थस लीडिंग देयर एवोल्यूशंस। लास्ट को डी में दिया है ऑल ऑफ द एबव। मतलब देखो ये एक नोट्स की तरह हो गया है आपका। आप इसको भी अगर आपका बोर्ड में आ सकता है एक इसी तरह का क्वेश्चन, तो ये तीनों ही आंसर इसका आप लिख सकते हैं, तो इसमें मार्क भी मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पर जो डिस्कशन होता है, कंसेप्ट डिस्कशन होता है, क्वेश्चन भी कैसे फॉर्म होगा ये भी हमने आपको बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। सभी हो सकते हैं ये तीनों की तीनों, तो इसको दिमाग में बैठा लो। और सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, in multicellular organism dash refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या रिफर करता है? ये बुक पे दिया हुआ है, बुक पे लाया गया है क्वेश्चन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डैश रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिफर्स करता है ना, रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? वही तो रिफर होता है ना टू दी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स ऑफ मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? रिप्रोडक्शन। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। एक नंबर पे दिया है, रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस प्रोजेनी विथ मोर और लेस सिमिलर फीचर्स टू द पेरेंट्स। सेकंड में, रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय इन्वॉल्विंग वन पेरेंट असेक्सुअल और टू पेरेंट्स सेक्सुअल। बॉडिंग एंड फ्रैगमेंटेशंस आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ पे है, रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें से ये चारों स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट रिप्रोडक्शन? तो हमने क्या देखा है, हमने पढ़ा क्या है? रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसेस प्रोजेनी। प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है विथ मोर और लेस सिमिलर फीचर्स टू द पेरेंट्स। होता है कि नहीं? पूरा मिल जाता है, थोड़ा सा कम मिलता है, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, उसके कैरेक्टर जो है मिलता है कि नहीं? रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय इन्वॉल्विंग वन पेरेंट को असेक्सुअल बोलते हैं, टू पेरेंट्स को बाइसेक्सुअल और सेक्सुअल बोलते हैं हम। बॉडिंग एंड फ्रैगमेंटेशंस, ये तो असेक्सुअल से है, एकदम करेक्ट है। रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, किसमें? नॉन लिविंग में होगा क्या रिप्रोडक्शन? कहां से होगा? नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। तो इसमें से ऑप्शन का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ये भी आपका एक नोट्स हो गया, इसको भी आप लिख लो स्क्रीनशॉट लेके। ये भी आपका क्वेश्चन आने से आप भी इसको लिख सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दूंगा। नंबर 4, डैश मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड वेरी फास्ट बाय प्रोड्यूसिंग मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। बच्चों पढ़ाया था आप लोगों को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
कौन सा है? फंगाई। फंगाई करता है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा फंगाई, FUNGI, फंगाई। अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट? 5 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट कौन कौन है? फर्स्ट है, ईस्ट एंड हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बॉडिंग। हम लोग जानते हैं, पढ़े भी है, ईस्ट और हाइड्रा रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली बाय बॉडिंग, ये करेक्ट है। इसके बाद फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, ये अभी देखे आपने अभी यहाँ, ये भी करेक्ट। इसके बाद इन प्लानेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन, प्लानेरिया का ट्रू रीजेनरेशन होता है, ये भी करेक्ट। फंगाई द फिलामेंटस algae, the protonema of moses all easily multiplied by fragmentations, ये भी पढ़े थे हमने, सही है, फ्रैगमेंटेशन में मल्टीप्लाई होके रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? वो बैक्टीरिया अमीबा वगैरह जो हम पढ़े थे, इनमें से क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से सेल नंबर बढ़ता है तो ग्रोथ भी बढ़ता है, और उसका रिप्रोडक्शन भी इसी हिसाब से होता है। हमने जान दोनों क्या एक साथ होते हैं, तो इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा? ये तो इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव और साइनोनाइमस होता है, तो ये एक्सक्लूसिव जो है ये करेक्ट नहीं है, तो ये गलत है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गया? 1 2 3 4, तो कहाँ दिया है? ए पे 4 है, तो आंसर 4। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नंबर 6, रिप्रोडक्शन इज साइनोनाइमस विथ ग्रोथ इन, किसमें से होता है? मोस्ट ऑफ द फंगाई एंड प्लानेरिया। बी पे दिया है डेस्मिड्स, डायटम्स एंड प्रोटोजोआन्स। सी पे साइनोबैक्टीरिया, फंगाई एंड मोजेसेस, algae एंड हाइड्रा। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन साइनोनाइमस किसमें होता है? यूनिसेलुलर में होता है, हमने पढ़ा था। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइनोनाइमस होते हैं। तो फंगाई प्लानेरिया तो यूनिसेलुलर नहीं है क्या? नहीं है, ये होगा नहीं। डेस्मिड्स मतलब है गोल्डन algae, ये एक तरह का यूनिसेलुलर है। डायटम्स भी एक तरह का यूनिसेलुलर है, डेस्मिड्स भी है, और प्रोटोजोआन्स तो बैक्टीरिया है, हम लोग जाने हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आता है, लेकिन ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टीसेलुलर है साइनोबैक्टीरिया। फंगाई भी तो नहीं है, मोजेसिस भी नहीं है, हमने पढ़ा था। और मोजेस अगर साइनोबैक्टीरिया भी होगा तो फंगाई और मोजेसिस नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं होगा, सी तो करेक्ट नहीं होगा, इसमें से ये दोनों तो नहीं है। मोजेसिस, algae एंड हाइड्रा ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, डेस्मिड्स, डायटम्स एंड प्रोटोजोआन्स। रिप्रोडक्शन इज साइनोनाइमस विथ ग्रोथ इन, ये सब है यूनिसेलुलर। ये ग्रीन algae है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। क्या है ईस्ट एंड हाइड्रा? किसे करते हैं रिप्रोडक्शन? क्या पढ़ा थे हमने? बाय बॉडिंग, यस। इसके बाद है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका किताब में नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसको हमने दिया है, द सेल्स व्हिच हेल्प इन रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट इन प्लानेरिया आर, कौन सा सेल है? प्लानेरिया तो क्या करते हैं? ट्रू रीजेनरेशन करते हैं, एक बॉडी पार्ट लॉस्ट होता है तो उसमें से ही बढ़ जाता है, पूरे बन जाते हैं। तो कौन सा सेल होते हैं? देखो बच्चों, जब वो वहां से कट होता है ना,
लॉस्ट होता है पार्ट, वहाँ का जो बाकी जो सेल है, यूनिसेल्युलर तो है ना वो, बाकी बहुत सारे सेल है, तो बाकी जो सेल है वो इकट्ठी हो जाते हैं। वो इकट्ठी हो जाने के बाद वहाँ से होता है एक नियोप्लास्ट सेल, वही नियोप्लास्ट सेल से फिर फॉर्मेशन होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस तभी हम सब पढ़ेंगे। मैं ये सब बारे में अभी नहीं बताता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ये होता है नियोब्लास्ट सेल, तो ये नियोब्लास्ट सेल से जो के द्वारा उसका रीजनरेशन फॉर्मेशन होता है, जिसको आप अच्छी तरह से नोट्स कर लो। आया एक नया क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, which one is common to multicellular fungi, filamentous algae and Protonema of Moses? इनमें से कॉमन क्या है? ये तीनों में क्या कॉमन में? डिप्लोंटिक लाइफ, ये तो आपने पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ेंगे आगे जाके, इसके बारे में हम पता नहीं है कॉमन है कि नहीं। मेंबर ऑफ किंगडम पार्टी, ये भी हमको पता नहीं है क्या पता है हमको? पढ़े नहीं है अभी तक हम। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन, ये पढ़े कि नहीं हमने? और इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी पता नहीं है हम लोगों को। तो जो हम पढ़े हैं इसमें से क्या आता है आंसर? वो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। ये तो कॉमन है ना, हमने पढ़ा था। मल्टीसेलुलर फंगाई, फिलामेंटस आल्गाई एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोजेस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोड्यूस बाय मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, द टू इवेंट्स, दो इवेंट्स है, which are mutually inclusive in unicellular organism, कौन सी दो इवेंट है? आप देखिए, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म पढ़े नहीं है अभी तक हमने जो पढ़े उसमें से क्वेश्चन आया ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस, इसको भी हमने पढ़े नहीं है। सेंसिटिविटी एंड कॉन्शसनेस, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर बैक्टीरिया we are not very clear about the uses of terms like dash and dash। क्या है यूनिसेलुलर के लिए? क्या बोलते हैं, क्या है? तो दो टर्म ही होता है, दोनों तो एक ही शब्द, पता नहीं चलता है ये होता है कि ये होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वेरी क्लियर नहीं है हम लोग। तो क्या है? ये कहेगा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, है कि नहीं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, which of the following organisms do not reproduce, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? मोल्स पढ़े थे हमने, फीमेल हॉर्स, मेल डंकी, है कि नहीं? वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो तीनों की तीनों कोई नहीं रिप्रोड्यूस करता है। करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। होता है क्या कोई नॉन लिविंग का? नहीं होता है। और रेप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन, डुप्लीकेट बनाना है जैसे, होता है क्या? नहीं होता है। बाय इटसेल्फ, अपने आप नहीं होता है। हम बना सकते हैं डुप्लीकेट, लेकिन अपने आप नहीं बनाएंगे। Although reproduction cannot be an all-inclusive defining characteristics, क्यों नहीं है बताइए? Of living organisms, because organisms like moles do not reproduce. It brings about variations in offsprings. Clones are blueprints of their parents. Clones क्या है? इटसेल्फ होता है क्या? हम लोग करते हैं क्लोन, क्लोनिंग ह्यूमन बींग्स करता है ना, दूसरों को लेके क्लोनिंग करते हैं लेबोरेटरी में। ड्रोन्स, फीमेल हनीबी को ड्रोन बोलते हैं। आर प्रोड्यूस पार्थेनोजेनेटिकली, पार्थेनोजेनेटिकली मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चा पैदा होगा। लेकिन दूसरे को क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। ये सब बहुत आगे पढ़ेंगे, हम अभी नहीं कंफ्यूज करूंगा आपको, बस इतना ही जानो। पार्थेनोजेनिकल जो है
विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन होते हुए जो बच्चा पैदा करता है उसको पार्थेनोजेनेटिकली बोलते हैं। प्लांट्स वगैरह भी करते हैं, ये बहुत सारी एनिमल्स वगैरह भी करते हैं। ओके, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? हमने तो पढ़ा है ना डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है, लास्ट को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हाइब्रिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे मूल्स है तो करता नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑर्गेनिज्म लाइक मूल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये तो ऑर्गेनिज्म है ना, लेकिन लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये है इसका आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अभी हम इसमें से एसेटन रीजन टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है उसको करेंगे। तो एसेटन रीजन में हमने बताया था आपको, जब ग्रोथ का किया था तो एक एसेटन देगा जो एकदम दावा है, पूरा एकदम बोलेगा ये एकदम सटीक है, और रीजन उसका एक देगा, एक्सप्लेनेशन इसका एक देगा। वो अगर सही होता है कि नहीं, इसके साथ मैच करता है कि नहीं, इसको हम देखेंगे। तो इसमें से ऑप्शन में आपको आप लोगों को बताया था कि ये सब लिखने में बहुत स्पेस ले लेगा, सभी क्वेश्चन में लिख नहीं सकते हैं। जो बनाते हैं कंप्यूटर में तो वो बना लेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए स्पेस चाहिए, एक एक क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाएंगे, टाइम भी लगेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार आपको बता दिया तो आप जब लिखेंगे ए बी सी या डी लिखेंगे। ए पे क्या होता है? ए पे है कि एसेटन और रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में होता है क्या? दोनों करेक्ट है लेकिन ये रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी पे होता है एसेटन करेक्ट, रीजन फॉल्स। डी पे होता है दोनों फॉल्स। तो इसमें से इसी तरह हम आंसर करेंगे। क्या हो सकता है? ए हो सकता है कि बी हो सकता है कि डी हो सकता है। आप लोगों को पहले बताया था और आपके पास होगा, आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। तो पहले 14 नंबर क्वेश्चन का एसेटन है, ट्रू रीजनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्लानेरिया। ये तो सही है एकदम। इसका रीजन क्या है? ए फ्रैगमेंटेड प्लानेरिया रीजेनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी ऑन and of its body in and develops into a new organisms and develops। ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? पढ़ाया था अभी हमने। फ्रैगमेंटेड प्लानेरिया रीजेनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो दोनों ही करेक्ट है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि रीजनरेशन क्या है? ट्रू रीजनरेशन है तो एक कटा हुआ पार्ट से तो बढ़ जाता है ना, तो ये तो इसका तो आंसर आ जाएगा इसका ए हो जाएगा, दोनों करेक्ट। और इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन से 15 का क्वेश्चन देखेंगे। एसेटन ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन इन प्लानेरिया each part develops the remaining body parts and becomes a complete animal। ये तो ठीक है। अच्छा, रीजन क्या दिया है? differentiated tissue present in each broken part of planaria undergoes de-differentiation and then differentiation in regenerations। अच्छा बच्चों, हमने अभी क्या बोला था कि नियोब्लास्ट सेल होता है। नियोब्लास्ट सेल क्या होता है? ये जो होता है ना, सब जो सेल होते हैं प्रेजेंट होते हैं कट पार्ट पे, तो ये क्या होते हैं? पहले डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, एक है सेल दूसरे, वो फिर टूट जाते हैं अपने आप से। एक से दो हो गए, दो से चार हो गए, ऐसे से एक मिल जाते हैं फिर। तो हमने जैसे पढ़ा था डबल डिफरेंशिएशन में ऐसे एक टूटा फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन हो गया, तो होके लास्ट को वो रीजेनरेट हो जाते हैं। क्योंकि नियोब्लास्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें से ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका भी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि ईच पार्ट डेवलप्स इन द रिमेनिंग बॉडी पार्ट, डिफरेंस टू प्रेजेंट इन ईच ब्रोकन पार्ट दिया है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसका आंसर भी आ जाएगा ए। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16। एसेटन दिया है इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, algae
एंड अमोइबा रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ, ये तो हमने जाना ठीक है। रीजन दिया है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, क्या है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स? ग्रोथ इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ बिकॉज, क्या है असटन का एक्सप्लेनेशन देने से बिकॉज लगाएंगे और मे लगाएंगे, ये लग के देखेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं। रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, अच्छा लगता है क्या सुनने में? तो ये दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया क्या? नंबर सेल्स बढ़ने से तो ग्रोथ होता है, हम लोग को मालूम है, लेकिन जो जिस तरह से लिखा हुआ है इसमें से हम लोगों को थोड़ा डाउट आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो बता नहीं सकते कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या है? नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स होने से तो रिप्रोडक्शन होता है और ग्रोथ भी होता है, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एसेटन दिया है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स। कौन सा टर्म्स? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है, क्लियर भी नहीं है। रीजन दिया है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ, मतलब एक ही साथ होता है, तो हम क्लियर है क्या? इसको तो हमने पढ़े थे, तो ये इसका रीजन भी सही है और एसेटन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। अच्छा 18 का देखो, reproduction cannot be an all inclusive defining characteristics of living organisms। क्यों? रीजन क्या दिया है? There are many living organisms which do not reproduce। एग्जाम्पल दिया है मोल्स, स्टेरॉइड, वर्कर बीज एक्सेट्रा। ये भी क्या होगा? आंसर हो गया ना? ठीक है, ये भी ए होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन से आंसर होगा ए। तो बच्चों इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। अभी देखा ना, इतना सा चैप्टर है, छोटा सा, एकदम छोटा सा। एक पैसेज कितने लाइन का होगा? कितने 18 क्वेश्चन के हैं, फिर होमवर्क भी 5 से 7 होमवर्क भी हम बनाएंगे, तो कितना क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसलिए हमने बोला कि एक एक लाइन पे हम क्वेश्चन करेंगे, डिटेल्स क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को आगे जाके तकलीफ नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर होमवर्क हम दे देते हैं। बच्चों ये होमवर्क लिखा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और कुछ दे देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, 10 क्वेश्चन दिए बच्चों, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो ग्रोथ का जो होमवर्क दिया था उसी का सॉल्यूशन मैं यहाँ करूंगा, आप लोग आप जो क्या है उसी से मैच कर लीजिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था द साइंटिस्ट वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, कौन से थे? अर्नेस्ट मेयर। क्या थे? EARNESTMAYR, अर्नेस्ट मेयर बताया था। What are the award owned by Mayor called as triple crown of biology? क्या है? फर्स्ट प्राइज क्या था? बुक किताब में दिया है द बालजान प्राइज। क्या है? द बालजान प्राइज, इसको मिला था उनको 1983 में। सेकेंड प्राइज था द क्रॉफोर्ड प्राइज,
ये मिला था 1999 में। और 3 नंबर था क्या, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो। 3 नंबर था द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये भी मिला था 1999 में, सॉरी 94 में मिला था, सॉरी। ये तीनों प्राइज आपके किताब में भी दिया हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन दिया इसलिए कि आप उसको बार बार पढ़ें, करने से आपका आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको ये सब याद आ जाएगा, आपको आप कर सकते हैं। इसमें से मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन आएगा वहाँ। ये थोड़ा स्पेस नहीं होता है तो इसलिए ऑप्शन भी लिख नहीं सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर लिखा हुआ है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स with respect to growth and reproduction the following can be true with respect to growth and reproduction लिखा हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। यूनिसेलुलर में इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव तो नहीं है, अंदर ही अंदर चलता है, एक ही साथ चलता है। इंक्लूसिव मतलब एक ही साथ मिलके चलते हैं, अंदर बाहर नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होने से तो 1 से 2 नंबर बढ़ता है, ग्रोथ होता है, हमने पढ़ा था। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यूनिसेलुलर में होता है क्या, एक्सक्लूसिव होता है क्या, एक साथ नहीं है। ग्रोथ एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम घटता है, ये तो नहीं होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से दिया है ए में ओनली 3 इज करेक्ट, ये तो करेक्ट नहीं है, एक्सक्लूसिव इवेंट ये तो करेक्ट नहीं है। फिर ओनली 1 इज करेक्ट, यस 1 इज करेक्ट। इसके बाद इसमें दिया है 1 and 2, बोथ 1 and 2 ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। हाउ डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, दे ग्रो थ्रू, क्या है, थ्रू, यह लिखता हूं, सेल डिवीजन, मतलब सभी का सेल डिवीजन होने से ही ग्रोथ होता है। मल्टीसेलुलर का भी सेल डिवीजन नहीं हो तो ग्रोथ कैसे होगा। यूनिसेलुलर का भी होता है, सेल नंबर बढ़ता है तो मास बढ़ जाता है, ये भी यहाँ भी मास बढ़ता है, लेकिन वो इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि कुछ ही टाइम तक बढ़ेगा, इसके बाद तो रुक जाएगा ना, हमने पढ़ा था। तो ये है, ये 4 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, among the following increase in body mass इंक्रीज करता है, कैन बी टेकन एज क्राइटेरियम फॉर ग्रोथ। किसका क्राइटेरियन होता है बॉडी मास इंक्रीज करने से, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्राइटेरियन होता है क्या बॉडी मास ग्रोथ करने में, तो इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ किसका होता है, बॉडी मास बढ़ता, किसका बॉडी मास बढ़ता है, दोनों का तो बॉडी मास बढ़ता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सिर्फ बॉडी मास बढ़ने से क्राइटेरियन नहीं होता है, नॉन लिविंग का होता है, नहीं ना, दोनों का ही होता है। तो ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी के लिए क्राइटेरियन होता है। ग्रोथ के लिए 6 नंबर का है, द प्रोसेस ऑफ इंटरनल ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। 4 ऑप्शन दिया है, मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन, इन TUSSEPSION,
परसेप्शन। इसके बाद 7 नंबर में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड, ये सही है। प्लांट ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, ये गलत है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ये भी सही नहीं है। नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ ए। तो कहाँ है ए ओनली, ये हो जाएगा, बाकी तो नहीं होगा। इसका भी मैच कर लो। नंबर 8, some non-living things can be increased in size. The process is called, क्या बोलते हैं प्रोसेस को? accretion, सॉरी, ठीक बोला लेकिन प्रोनाउंसिएशन ठीक किया, लिखना भूल कर दिया। इसके बाद एसेटन रीजन देखेंगे। बिसाइड्स ग्रोथ, सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन एनिमल टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यूज। बच्चों ये भी याद रखो कि जो लॉस्ट टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। किस लिए होता है? लॉस्ट टिश्यू जो होता है लॉस हो जाता है, इसको रिप्लेस करने के लिए। हमारे किसी जगह पर समझो कि ये छुरी पे कट गया, तो ये कैसे जॉइंट होता है, वहां तो टिश्यू कट हो गया, फिर सेल डिवीजन होता है तो टिश्यू आके फिर रिप्लेस हो जाता है वहां पर। रीजन क्या है? ग्रोथ कैन बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ग्रोथ लेते हैं क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? टेकन एज ए डिफाइनिंग, ये तो गलत है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? एसेटन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो इसमें क्या बोला था हमने? ए पे तो बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही है, रीजन करेक्ट, एसेटन इज क्रॉस। ये आंसर आपका आंसर आ जाएगा क्या? ए बी सी डी जो बोले थे हमने, तो मेरे को भी ठीक से याद नहीं है, देख लेता हूँ एक बार क्या क्या लिखा होता है उसमें से। इसको थोड़ा तुम लोग ठीक से ध्यान एक जगह पर लिख के रखो, इसी हिसाब से ए बी सी डी करके लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये देगा लेकिन ये इतना लिखना पड़ता है इसलिए। तो इसमें क्या हो गया? एसेटन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि ये तो फॉल्स है ना, ये तो ट्रू है। अच्छा, ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, बढ़ नहीं सकता। रीजन दिया है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्टिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? बिकॉज लिखता था, लिखा होगा तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। तो दोनों करेक्ट होने से क्या होता है? जब दोनों करेक्ट हो जाता है तो बी आंसर हो जाता है। बट दोनों करेक्ट होते हैं लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका होगा बी। Growth cannot be taken as a defining property of living organisms. Yes, ये सही है। इसके बाद क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो ड्यू टू accumulations ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस, ये भी सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट होने से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो वही बी होगा फिर, आंसर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेटन। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सी हो गया। इस तरह से एसेटन रीजन को थोड़ा अच्छी तरह से देखना। आप इसके बाद लगा लोगे बी, बिकॉज, में, ये सब लगा के इसको मैच करो, तो जिसमें से होगा उसमें नहीं होगा तो आंसर क्या होगा आपको मालूम है। और ये सब करने से क्या होता है कि आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपका प्रैक्टिस भी बढ़ता है। तो इसलिए इसको एसेटन रीजन को थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो बच्चों, हमारा
आज का जो था रिप्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। होमवर्क भी कर लिया, होमवर्क दे दिया रिप्रोडक्शन का, और ग्रोथ का रिप्रोडक्शन भी देख लिया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। तो आप इसको एक बार और से प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ मैं केमिस्ट्री का तो जो किया हूँ, फर्स्ट पार्ट हुआ है हमारा, तो ट्रेलर भी था केमिस्ट्री का। इसके बाद केमिस्ट्री का मैटर के बारे में हम इसके भी वीडियो भी करेंगे। इसको मैं करके इसके बाद अपलोड कर लूँगा, आप भी उससे भी पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।